बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th में लेक्चर नंबर 7 में आपका टीचर सलमान आपके साथ है। जो पिछली क्लासेस हैं उसमें हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था। आज बेसिकली हमने पढ़ना है फ़्लो चार्ट के बारे में। जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाई थी जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। तो आई होप सो आपने वो क्लास अटेंड की होगी, और अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके पिछली क्लासेस को सुन सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फ़्लो चार्ट। अच्छा, फ़्लो चार्ट क्या है, इससे पहले हम डिटेल पढ़े मैं आपको बताता हूँ। आपको नीचे एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें हमारे पास सिंबल्स हैं। फ़्लो चार्ट हमारे पास एक्चुअल में एक ग्राफ होता है जिसमें हम एल्गोरिदम को कन्वर्ट करते हैं फ़्लो चार्ट में। ये ग्राफ हम क्यों यूज़ करते हैं? ग्राफ क्योंकि हमारे पास इजी होता है एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिदम। हम ग्राफ को एज अ फ्लो में, मतलब एज अ सीक्वेंस लेके चलते हैं और इससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो ज़रा सॉल्व हो जाती है और इसमें कोई मिस्टेक के चांस नहीं होते। तो आगे हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं इसकी जो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। एक्चुअल में हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक विजुअल वे होता है। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तरफ डायग्राम होती है और एक तरफ हमारी प्रॉब्लम होती है, तो हम डायग्राम को देखते हुए अपनी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। इसमें हमारे पास एक फ्लो होता है जिसमें हम डाटा को रखते हैं। द ऑपरेशंस परफॉर्म विद इन द सिस्टम। और इसमें हमारे पास एक फ्लो ये भी होता है कि हम सिस्टम में अपना मतलब जो ऑपरेशन है वो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको कैसे प्ले करेंगे। पहले हमारे पास सीक्वेंस क्या है कि हम डाटा को कैसे रखेंगे, फिर हम ये देखते हैं कि हम उस डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन है वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात सीक्वेंस है। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास फ्लो चार्ट का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर आप सीक्वेंस को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तो इसमें जब हम ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास एक सीक्वेंस ही होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम वो उसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। वो कहता है फ्लो चार्ट बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम एक बिल्डिंग का प्लान करते हैं कि हमने बिल्डिंग को कैसे बनाना है। आप देख सकते हैं, आप वैसे भी आपको पता ही होगा, जब भी हम बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक मैप होता है। उस मैप की बेस पे हम बिल्डिंग को स्टार्ट करते हैं और हमारी बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट होती है। इधर भी ऐसे ही है, सेम टू सेम, कि हमारे पास प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमारे पास फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट हमें हेल्प करता है कि हमने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एज वी नो अ डिजाइनर ड्राज अ लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन बिल्डिंग्स। वो कहता है कि हम क्या करता है, कोई भी जो मतलब कि हम जब बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो हम बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक लेआउट प्लान जो है वो डिफाइन करते हैं। हम एक मैप जो है वो बनाते हैं जिसकी बेस पे हमने बिल्डिंग को स्टार्ट करना होता है। सिमिलरली अ प्रोग्रामर प्रेफर टू ड्रा अ फ्लो चार्ट पैरियर्स टू राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। वो कहता है सिमिल ऐसी सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे एक जो डिज़ाइनर है वो प्लान जो है वो बनाता है अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो जो हमारे पास प्रोग्रामर होता है वो भी क्या करता है, वो भी हमारे पास एक प्रोग्राम बनाता है कि हमने अपनी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। एज इन द केस ऑफ ड्राइंग ऑफ अ लेआउट प्लान द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रूल्स। वो कहता है कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसकी बेस पे हम लेआउट को डिफाइन करते हैं। रूल्स क्या है हमारे पास? रूल्स एक्चुअल में हमारे पास सिंबल्स हैं कि हमने कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सिंबल हमें हर सिंबल का पता ज़ुबानी याद होने चाहिए कि हमने स्टार्ट पे कौन सा सिंबल लगाना है, प्रोसेसिंग पे कौन सा लगाना है, इनपुट आउटपुट कौन सा लगाना है। सिंबल्स याद होंगे तो देन ही आप उसका फ्लो चार्ट बना सकेंगे। तो पहले आपने
पहली प्रायोरिटी आपकी यही है कि आप सिंबल्स को याद करें। अच्छा, ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड मींस आप कोई भी फ्लो चार्ट बनाएं किसी भी क्लास का, किसी भी काम के लिए, तो हमारे पास सिंबल्स यही इस्तेमाल होंगे। इसको पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट आर यूजुअली ड्रॉन यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिंबल्स। वो कहता है हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जिनकी बेस पे हम अपने फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं। However, other special symbols can also be developed when required। वो कहता है नो डाउट ऐसा नहीं कि बस यही सिंबल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और भी सिंबल्स हैं, वो तभी यूज़ करते हैं जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है। The standard symbols which are frequently used in a flow charting। अच्छा, वो कहता है कि हमारे पास फिर वही बात इसने बताया कि हमारे पास फ्रीक्वेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे पास सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं इनको बारी बारी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और कहाँ पे करना है इनका यूज़। अच्छा, सिंबल नंबर 1 जो हमारे पास है वो है स्टार्ट एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। जब भी हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है और जब एंड करना है तो हमारे पास यही सिंबल एक यूज़ होगा। ठीक होगा, स्टार्ट और एंड के लिए हमारे पास ये सिंबल है। दूसरा सिंबल है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास ये जो सम आपके सामने सिंबल है ये यूज़ होता है। अच्छा, प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग ये होता है कि आप कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें। हमारे पास इनपुट है, इनपुट के बाद हम उसके ऊपर कोई प्रोसेस करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2+3 कितना होगा, तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर कोई प्रोसेस करेंगे, देन आप मुझे आउटपुट देंगे कि वो 5 होता है। तो वो जो प्रोसेसिंग है उसमें हमारे पास ये वाला जो सिंबल है ये लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट और आउटपुट। नो डाउट क्लास 9th में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है इनपुट और आउटपुट के बारे में। इनपुट वो डाटा होता है जो यूज़र एंटर करता है यूजिंग माउस और कीबोर्ड, और आउटपुट वो रिजल्ट होता है जो हमें स्क्रीन पे नज़र आता है। तो कहता है इन दोनों कामों के लिए हमारे पास ये सिंबल यूज़ होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है जहाँ हमारे पास कोई कंडीशन आ जाए, ट्रू और फॉल्स में जब हम चले जाएं, जब हमें ये हो कि हमने अगर ट्रू हुआ तो हम किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे कि राइट मूव करेंगे, और जब फॉल्स हुआ तो किस तरफ मूव करेंगे। तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो देन हम ट्रू वाले की साइड पे चलते हैं, और जब हमारे पास फॉल्स होता है तो फॉल्स वाले की साइड पे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टर। जब हमारे पास फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर जाए तो उन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, मतलब कनेक्टर क्या करता है? लिंक करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफ पेज और ऑन पेज। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो कनेक्टर तक हमारे पास जो सिंबल्स हैं सिर्फ अभी यही यूज़ होंगे क्लास 10th में। और नीचे एक फ्लो लाइंस हैं जिनकी बेस पे हम मतलब कि एक सीक्वेंस बनाते हैं, वो वाला यूज़ होंगे। बाकी जो हमारे पास ऑफ पेज है और प्री डिफाइन और रिमार्क्स है ये यूज़ नहीं होंगे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे। लेकिन इसको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास हैं क्या। अच्छा, ऑफ पेज और ऑन पेज हमारे पास क्या होता है? ऑफ पेज हमारे पास ये होता है कि जब आप किसी खास पेज पे जंप करना चाह रहे हो, जैसे कि अगर हम पेज नंबर 1 पे हैं और मैं वहाँ से जंप करना चाह रहा हूँ पेज नंबर 5 पे, तो मैं ऑफ पेज एक ये यूज़ कर लेता हूँ। तो इससे वो डायरेक्ट जंप कर जाएगा, मतलब अंदर से जो पेजेस होंगे वो स्किप कर जाएगा। ठीक हो गया। फ्लो लाइंस क्या होती हैं? फ्लो लाइंस हम आपको ये जब आप देखेंगे, मतलब जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मूव करते हैं तो वो इन फ्लो लाइंस की बेस पे करते हैं। मतलब हर सिंबल के बाद एक फ्लो लाइंस लाजमी हम यूज़ करते हैं। और प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या होता है? जब हमारे पास प्रोग्राम के अंदर एक और प्रोग्राम आ जाए, मतलब इसको हम सब रूटीन भी कहते हैं। अगर आगे हम जब एक चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम नेस्टेड लूप भी कहते हैं, कि लूप विद इन अ लूप। अब लूप क्या है आपको ये भी आइडिया नहीं होगा, ये भी जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। मतलब आप इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं कि जब हम एक काम कर रहे हैं उसके अंदर हम एक और काम ऐड कर दें तो हमारे पास वो सब रूटीन्स हो जाता है। और इसी तरह रिमार्क्स भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इन पे आपने इतना मतलब कि इतनी एफर्ट नहीं करनी, बस आपको सिंबल्स पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से
फर्स्ट 6 सिंबल्स जो हैं वही यूज़ होंगे, बाकी हमारे पास ऑफ पेज और प्री डिफाइन प्रोसेस और रिमार्क्स ये यूज़ नहीं होंगे, लेकिन उसने आपको जस्ट दे दिए हुए हैं और आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अगर नेक्स्ट आए हम तो ये हमारे पास है गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, कि अगर आप फ्लो चार्ट जब डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या गाइडलाइंस हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो हमारे पास ये वाली हेडिंग जो है वो कवर हो जाएगी, तो हम इसको नहीं पढ़ते। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो वो ज़रूर पढ़े। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हमने जो फ्लो चार्ट है वो किस तरह ड्रा करना है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट 1.4.3, इसका एडवांटेजेस नंबर 1 हम पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर इफेक्टिवली। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि आप फ्लो चार्ट की बेस पे एल्गोरिदम का जो लॉजिक है, मतलब कि एल्गोरिदम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसमें हम इजीली जो है इफ़ेक्टिवली हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब हम इसमें ये बता सकते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। और स्टेप नंबर 2 क्या है, एज फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। कहता है जो फ्लो चार्ट है ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम डिज़ाइन को रेडी करते हैं कि हम फ्लो चार्ट किस तरह का बनाएंगे। Hence, maintenance of operational programs become easy. Maintenance means that maintain करना, मतलब अगर आपने एक दफ़ा फ्लो चार्ट ड्रा कर दिया है उसके बाद उसको मेंटेन करना, उसमें कोई कमी बेशी लेके आना, मतलब कोई अगर बाद में चेंजिंग करनी है तो वो भी पॉसिबल है। आप ऑपरेशनल प्रोग्राम में मतलब एक्चुअल में हमारे पास लेआउट आ जाता है कि हम इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं या कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, देयर इज नो इशू। स्टेप नंबर 3 है द फ्लो चार्ट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। वो कहता है फ्लो चार्ट क्या है, ये हमारे पास एक गाइड होती है, मतलब ये हमें गाइड करता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास स्टेप्स बने होते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि स्टेप नंबर 1 पे हमने क्या करना है। उसके बाद जब हम स्टेप नंबर 2 पे जंप करेंगे तो हमें वो इजीली पता चल जाता है, इसमें हमें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एफर्ट ये है कि सबसे पहले आप एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे और फिर उसका डिज़ाइन कैसे आप फ्लो चार्ट का बनाएंगे। जब दो चीज़ें ये हमारे पास रेडी हो जाए तो फिर बाकी कुछ भी नहीं बचता। Therefore, they help the programmer to put effort more efficiently on the underlying problem. वो कहता है कि इसमें जो हमारे पास एफर्ट्स होती हैं वो आप बेहतर वे से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, और हमारी प्रॉब्लम जो है वो इजीली अंडरलाइंग हो जाती है, मतलब सॉल्व हो जाती है। द फ्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस। फ्लो चार्ट में सबसे बेहतर वे ये होता है कि आपको अपनी मसले जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं। मतलब डिबगिंग मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें क्या करते हैं, हम एरर को ढूंढते हैं, एरर को फाइंड करते हैं और रिमूव करते हैं। जब हमारे पास, अब आप ये देखें कि हम कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करने से पहले जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमें उधर ही आइडिया हो जाता है कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम उसमें कोई और चेंजिंग करते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं, तब तक टेस्ट करते रहते हैं जब तक हमें ये कंफर्म ना हो जाए कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 1.4.4 है लिमिटेशंस ऑफ अ फ्लो चार्ट। अच्छा, जहाँ कुछ उसके एडवांटेजेस हैं वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या है, नंबर 1 पे वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो बहुत बड़ी हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें यही नहीं कंफर्म हो रहा कि हम किस तरह का डिज़ाइन ड्रा करें, तो वहाँ हम ड्रा नहीं कर सकते फ्लो चार्ट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर हमारे पास प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी आ गई तो फ्लो चार्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको ड्रा करना। सेकंड क्या है, इफ़ अल्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड। वो कहता है अगर आपको चेंजिंग करनी पड़ जाए तो आप पूरे का पूरा फ्लो चार्ट दोबारा ड्रा करते हैं। द फ्लो चार्ट इज टू बी रीड्रॉन। तो मसला क्या है, पहली बात उसने कहा कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए तो फ्लो चार्ट ड्रा करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात उसने कहा अगर थोड़ी सी भी चेंजिंग लानी पड़े
तो हम पूरे का पूरा फ्लो चार्ट दोबारा रीडिज़ाइन करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट हमारे पास बस दो एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, उसने इसमें फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। अच्छा, फ्लो चार्ट में करना क्या है, वो कहता है हमारे पास सम है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का। वो कहता है आप सम फाइंड करें हमारे पास जो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें स्टार्ट पे उसने वो वाला सिंबल लिया हुआ जो हमने अभी पढ़ा है। उसने बताया था कि स्टार्ट और एंड पे हम सेम सिंबल लेंगे, तो आप देख सकते हैं स्टार्ट और एंड पे हमारे पास सेम सिंबल है। अच्छा जी, स्टार्ट किया, उसके बाद फ्लो लाइन हमने एक ऐड की कि स्टार्ट के बाद हम जंप कर रहे हैं सम पे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हम लिखा हुआ सम इक्वल है 0। ये जो दरमियान में इक्वल है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये जो 0 है ये असाइन करते हैं आप सम को। मतलब कि ये जो 0 है ये सम में इस वक्त पड़ा हुआ है। सम इक्वल है 0, मतलब सम की जो वैल्यू है वो है 0। और नेक्स्ट आए, उसने बताया n इक्वल है 0, मतलब n में 0 पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट आए, उसने हमारे पास एक बताया हुआ है, एक प्रोसेस किया हुआ, वो कहता है n इक्वल है n+1। अच्छा, ये सम इक्वल है 0, n इक्वल है 0, n+1 और ये सम प्लस n, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे प्रोसेस के सिंबल लगे हुए हैं, क्योंकि इनमें हमने थोड़ा सा प्रोसेस करना है। और नीचे हमारे पास ये कंडीशन वाला हमारे पास सिंबल लगा, जहां मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कंडीशन होती है ट्रू और फॉल्स में। अगर तो हमारे पास कंडीशन येस होती है तो हम नीचे मूव करेंगे, और अगर हमारे पास कंडीशन नो होती है तो हम वापस उसी पॉइंट पे जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये साथ मैंने थोड़ा सा पेंट पे आपको समझाने के लिए ये 7 चीज़ें ऐड की हैं, जिससे आपको थोड़ा अच्छी से समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हमने बताया कि हमारे पास सम में क्या पड़ा हुआ है 0, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सम इक्वल है 0 और n इक्वल है 0, और आगे नेक्स्ट लिखा है n इक्वल है n+1। अच्छा, जब हम इधर आएंगे n+1, वो बता रहा है कि n में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। अगर आप पीछे वाले स्टेप पे जाएं तो हमें n में हमारे पास पड़ा हुआ है 0 और +1। 0+1 जब हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1। तो वो 1 किस में स्टोर हो जाएगा, n में। इट्स मीन n में अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 जी। अब हमारे पास n में हो गया 1, पहले हमारे पास 0 था। अच्छा, अब हम कंडीशन पे आ रहे हैं, सॉरी कंडीशन ये वो नेक्स्ट कंडीशन, अब सम पे आ रहे हैं। सम इक्वल है सम प्लस n। अब सम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, आप ऊपर देखें, ये सम में हमारे पास 0 पड़ा हुआ है। अच्छा जी, सम में हमने लिखा 0 और n में हमारे पास क्या है, n में वैसे तो पहले हमारे पास 0 था, लेकिन जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे आए हैं तो हमारे पास यहाँ पे वो 1 हो गया था, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे जी। 0+1 1, तो सम में हमारे पास क्या आ गया है 1, तो इधर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ भी हम 1 कर देंगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। वो कहता है इज n इक्वल है 50 के। मैं यहाँ पे कंडीशन भी लिख देता हूँ, n इक्वल है 50 के। अच्छा जी, n में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, n में हमारे पास एक्चुअल में 1 पड़ा हुआ है, तो क्या 1 इक्वल है 50 के, नहीं, कंडीशन हुई फॉल्स। तो हम, उसने कहा जब नो होगा तो हम यहाँ से जंप करके दोबारा यहाँ पे आएंगे जी। ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि दोबारा आप क्या करें, n+1 पे आए। जी, मैं ज़रा ये रेजर लेके आपको ये, क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज अब दोबारा ऐड होनी है, तो मैं ये ऊपर वाला। अच्छा जी, अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। पहले हमने स्टेप नंबर 1 पे देखा कि हमारे पास कंडीशन हमारी फॉल्स हुई थी, तो हमने वापस यहाँ पे जंप किया। अच्छा, जब यहाँ पे जंप किया तो हमारे पास दोबारा हम कहाँ पे आए हैं, इस कंडीशन पे। ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, n इक्वल है n+1। अच्छा, n में हमारे पास पहले क्या वैल्यू स्टोर थी, n में हमारे पास पहले वैल्यू स्टोर थी 1, तो 1+1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो 2 किस में स्टोर हो जाएगा, n में। इट्स मीन यहाँ पे अब 1 के बाद क्या ऐड हो जाएगा, हमारे पास 2 ऐड हो जाएगा। अच्छा, जब 2 ऐड होगा तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे सम पे। सम इक्वल है सम प्लस n। सम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस n। n में हमारे पास अब क्या आ गया 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2+1
3, तो 3 हमारे पास सम में ऐड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जाके कर देंगे 3, ठीक हो गया। उसके बाद हम कंडीशन पे वापस आते हैं, n इक्वल है 50 के। n में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अब n में हमारे पास यहाँ पे था 2, तो n में हमारे पास है 2, 2 इक्वल है 50 के, नहीं, हमारे पास कंडीशन दोबारा फॉल्स हो गई। हम दोबारा फिर यहाँ पे जंप करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे तब तक जंप करते रहेंगे जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारे पास यस आएगा, और यस के बाद हम यहाँ पे नीचे जंप करेंगे तो लिखा हुआ है प्रिंट सम, और ये हमारे पास आउटपुट सिंबल है। तो हमारे पास प्रिंट सम हो जाएगा और हमारे पास हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आप इसको कम्प्लीटली ड्राई रन करिएगा, ये बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल फाइंड करना है, हमने इसमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। अच्छा, फैक्टोरियल में आपको बता दूं क्या होता है। फैक्टोरियल हमारे पास ये होता है कि आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं ना, जिस नंबर का आप फैक्टोरियल फाइंड करते हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज अगर हमने 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसका आंसर 9 आएगा, और 4 का करना है तो उसका 16 आएगा, और 5 का करना है तो उसका 25 आएगा। मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसका हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट करते हैं, सेम वही सिंबल, स्टार्ट सिंबल। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा फैक्ट इक्वल है 1 के, मतलब फैक्ट में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, ये मैंने साथ इधर पेंट में ऐड किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास n इक्वल है 1 के, n में हमारे पास 1 आ गया। उसने कहा रीड नंबर, नंबर को रीड करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आए, फैक्ट इक्वल है फैक्ट क्रॉस n। ये हमारे पास एक थोड़ा सा यहाँ पे हमने करना है, फैक्ट में क्या पड़ा हुआ है 1, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ आंसर क्या आएगा 1, तो फैक्ट में दोबारा क्या ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया। नेक्स्ट आए n प्लस 1, n इक्वल है n प्लस 1। n में हमारे पास पहले क्या पड़ा हुआ था 1, इसमें प्लस ऐड किया, 1 जो ये लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इट्स मीन n में हमारे पास 2 आ गया, तो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 मैंने ऐड इसलिए नहीं किया था क्योंकि 1 ही था, चलें वो भी ऐड कर लेते हैं। फैक्टोरियल में दोबारा 1 ऐड हो गया और n में हमारे पास 2 ऐड हो गया। नीचे आए, नीचे उसने कंडीशन लगाई हुई है n ग्रेटर देन है नंबर से। n में हमारे पास क्या है, n में हमारे पास 2 है। अच्छा, ये जो इसने लिखा हुआ है रीड नंबर, एक्चुअल में रीड नंबर का मतलब क्या है, रीड नंबर का मतलब ये है कि वो इनपुट ले रहा है, ठीक हो गया। इनपुट का मतलब वो यूजर से एक नंबर एंटर करवा रहा है जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। इसने यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, बेहतर यह है कि आप यहाँ पे इनपुट लिखें। तो इनपुट में सपोज करें आप, मैंने 3 लिखा हुआ है, मतलब मैंने एक 3 नंबर जो है वो एंटर किया कीबोर्ड से, मतलब नंबर में हमारे पास क्या आ गया है 3, नंबर में हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि n ग्रेटर देन है नंबर से। n में हमारे पास क्या है, अभी n में हमारे पास 2 है और नंबर में हमारे पास 3 है। n ग्रेटर देन है नंबर से, मतलब 2 ग्रेटर देन है 3 से, नहीं, हमारी कंडीशन हुई फॉल्स। तो हम वापस यहाँ पे जंप करेंगे। जब यहाँ पे जंप करेंगे तो वापस इधर आएंगे, वापस वो आके कहता है कि फैक्ट इक्वल है फैक्ट क्रॉस n। अच्छा, फैक्ट में हमारे पास 1 था और n में हमारे पास 2 था, मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ। आप ये लें, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 दोबारा कहाँ पे ऐड हुआ है, फैक्ट में, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी 2। अच्छा, नीचे आए जी, नीचे उसने कहा हुआ है कि n इक्वल है n प्लस 1। n में हमारे पास पड़ा हुआ था पहले 2, और इसमें हमने एक और ऐड किया तो वो हमारे पास हो गया 3। तो 3 हमारे पास कहाँ पे स्टोर हो गया, n में, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा कंडीशन पे मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास n में क्या आ गया है, अब n में हमारे पास आ गया है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ये मैंने 3 लिखा, थोड़ा सा रफली काम हो रहा है तो आपको आई थिंक समझ आ जाएगी। तो कंडीशन क्या है, 3 ग्रेटर देन है 3 से, नहीं, 3 ग्रेटर देन नहीं है, 3 इक्वल है। कंडीशन हमारे पास दोबारा फॉल्स हुई। दोबारा वही प्रोसेस करेंगे जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होती। जब यह हमारे पास 4 आ जाएगा तो हमारे पास कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो नेक्स्ट फिर हम प्रिंट पे जाएंगे और उसको हम जो है वो उसको डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट्स को।
सो आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा रफली काम हुआ, बट आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। हैव अ गुड डे।